हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में और अभी जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, वहां हमने आपको समझाया कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से वहां चुंबकीय प्रभाव का निर्माण होता है। फिर हमने बहुत सारे आपको नियम बताए जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते थे, जैसे मैक्सवेल का स्क्रू नियम था, दाहिने हाथ का हथेली का नियम था, ठीक है। और भी बहुत सारे हमने नियम वहां आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने क्लास 1 लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, फिर आप आएंगे आज की क्लास में लेक्चर नंबर 2 में। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 2 में बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम की कूलॉम के नियम के साथ में तुलना करेंगे, क्या समानताएं होती है, क्या असमानताएं होती हैं। ये सारी की सारी चीजें देखनी है आज के क्लास में। तो चलिए कुछ बातें पहले क्लास की करते हैं। पहले क्लास में हमने आपको बताया बेटा कि किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। वहां हमने आपको ऑस्टेड का नियम बताया था कि ऑस्टेड ने देखा था कि क्या होता है जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के कारण से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। हमने आपको एक प्रयोग से भी बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो वृत्ताकार होती है। कैसे होती है? जो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर वृत्तों के रूप में होती है, संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है, जिसका केंद्र एक ही बिंदु होता है। ये चीज हमने बताया था, आपको याद होगा। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट, अलग अलग नाम है, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, बायो थे और सेवर्ट थे। इन्होंने मिलकर वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा था, उसके किसी बिंदु पर यहां क्या निकाला उन्होंने, उसके किसी बिंदु पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र निकाला। वो काम किया था बायो सेवर्ट ने, वो देखेंगे आज हम इस क्लास में, ठीक है। फिर बात करें, फिर लास्ट क्लास में फिर से देखिए, थोड़ा सा बैक चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे नियम बताए थे, जैसे एम्पियर का नियम था, एम्पियर के तैरने का नियम था, जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त कॉर्क पेच का नियम था। वहां से हमने क्या सीखा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखी जाती है। हमने दाएं हाथ के हथेली का नियम देखा था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखा था, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए था। तो वो सारे के सारे नियमों का आज आपको यूज करना है, आपको प्रयोग करना है अब सारे के सारे क्लासेस में। तो फिर से वो सारे के सारे बच्चे जो मिस कर दिए हैं लेक्चर नंबर 1, आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। क्या पढ़ना है हमको, मैंने बता दिया आपको, बायो-सेवर्ट का नियम देखना है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए बायो-सेवर्ट के नियम के लिए। मैंने बताया बायो-सेवर्ट का नियम क्यों और क्या चीज हमको बताने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं बायो-सेवर्ट के नियम की। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम, ऑस्टेड ने क्या किया, फिर से सुनिएगा ध्यान से सारे के सारे बच्चे। ऑस्टेड ने किया, उन्होंने बताया हमको कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जब उसमें से क्या होती है बेटा, करंट फ्लो होती है। उसमें से क्या होती है, जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है उसके आसपास। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र था वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा हमने प्रदर्शित किया कि ये वृत्ताकार संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में रहती। बहुत सारे वृत्त हमने सर्कल बना के आपको दिखाए थे, तो ये होती है। अब उसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जो बायो और सेवर्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल आकृति के लिए, एक सरल आकृति के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करके बताया। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या देखना है आज की क्लास में? आज की क्लास में हम देखेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। ओके, हमको देखना है बेटा बायो-सेवर्ट का नियम। ओके, बायो
सेवर्ट लॉ। ठीक है, चलिए बायो सेवर्ट का नियम स्टार्ट करते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बायो सेवर्ट ने क्या किया बेटा, एक पतला सा छोटा सा तार लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर, चालक तार, हमने उसको नाम दे दिया चालक तार को, क्या नाम दे दिया फिर, XY। अब इस चालक तार में फ्लो होने वाली बहने वाली करंट क्या है, I है। इस चालक तार में बहने वाली करंट क्या है, I है। और इस चालक तार में हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं बेटा, एक अल्प भाग, इसी का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम, एक बहुत ही छोटा सा हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसका एक पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूं इसके पार्ट को ताकि हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जल्दी जल्दी हो जा भाई, जल्दी हो जा। ये बस ये ऐसे बेटा एक, चलो मैं इसको थोड़ा सा बस 1 मिनट और, ये हो गया हमारा। ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ये क्या चीज है, ये इसको बोलते हैं बेटा हम अल्पांश। क्या बोलेंगे हम इसको, अल्पांश बोलेंगे। छोटा भाग है तो अल्पांश बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट है, क्या है, स्मॉल एलिमेंट। या फिर इसी को बोला जाता है धारा अवयव। क्या बोलते हैं हम इसी को, हम इसी को बोलते हैं बेटा धारा अवयव बोलते हैं। ठीक है, ये जो अल्पांश रहता है वो अल्पांश की लंबाई कितनी होती है, dl। अल्पांश की लंबाई कितनी ले लेते हैं, dl। अब इस अल्पांश से, ठीक है, इस अल्पांश से कितनी दूरी पर, ये जो अल्पांश बना है इस अल्पांश से बेटा कितनी दूरी पर, हम r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु लेते हैं। बिंदु को नाम दे देंगे बेटा हम P, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। r डिस्टेंस पर एक बिंदु P ले लिए, ठीक है। और ये अल्पांश और बिंदु P के बीच बनने वाला कोण क्या होता है बेटा, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो देखिए डायग्राम आपको समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए। एक चालक तार है हमारे पास में, नाम दे दिया XY। फ्लो होने वाली करंट I इस तरह से फ्लो हो रही है। ये करंट क्या फ्लो हो रहा है बेटा, I फ्लो हो रहा है। फिर हमने यहां एक अल्पांश लिया, एक छोटा सा धारा अवयव लिया, नाम क्या दिया उसको, dl। क्या नाम दे दिया बेटा, dl नाम दे दिया। उस अल्पांश से कितने डिस्टेंस पर बोलता है, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। ठीक है, P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अल्पांश और बिंदु P के बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अब क्या देखेंगे, अल्पांश के कारण कहां, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है हमको। बिंदु P पर क्या देखना है बेटा, हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो अल्पांश के कारण है, चुंबकीय क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं बेटा, क्या नाम दे देंगे हम, dB नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं हम, dB नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी, अभी वेक्टर मत दीजिए, हम सदिश रूप में बाद में लिख देंगे। ये dB हमने नाम दे दिया। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र dB कैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है, जो चुंबकीय क्षेत्र dB होता है वो चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश में बहने वाली धारा
आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश में बहने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू हो जाता है बेटा आई। दूसरा नियम बायो-सेवर्ट के अनुसार अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी होता है वो अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है बेटा, डीएल हो जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है जो अल्पांश और बिंदु P को मिलाने रेखा कि मध्य बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती, बोलता है कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती। तो ज्या क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन। कोण कितना है बेटा, थीटा। तो कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती मतलब डीबी प्रोपोर्शनल टू हो गया साइन थीटा। और फोर्थ नंबर, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी ली है हमने, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1 क्या हो गया बेटा, r स्क्वायर। डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर या डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये हम बोलेंगे। तो देखिए यहां हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। अल्पांश के कारण बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र dB का मान ज्ञात करना है, तो dB जो होगा चुंबकीय क्षेत्र वो अल्पांश में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण के ज्या मतलब क्या है, यहां साइन है, कोण के ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, और dB प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर, मतलब अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हमको मिलते हैं। अब यहां हम एक काम करेंगे बेटा, क्या लिखते हैं, उपयुक्त प्रयुक्त चारों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। dB प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, या dB इक्वल हो जाएगा, यहां हम एक प्रोपोर्शनल हटाए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं बेटा, k, ये हो जाएगा k आइडियल, क्या हो जाएगा हमारे पास में, k आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे आप, जहां k एक अनुपातिक नियतांक है जो किस पर निर्भर करेगा, जो बिंदु P और अल्पांश के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, जहां k क्या है बोलता है, एक अनुपातिक नियतांक है जो बिंदु P और अल्पांश के मध्य माध्यम पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए हम, अगर हम SI पद्धति के लिए ले लें, SI पद्धति में लेंगे तो ये जो k है उसकी वैल्यू हो जाती है बेटा μ0/4 पाई। क्या हो जाती है k की वैल्यू, μ0/4 पाई, जहां μ0 क्या है बोलता है, ये μ0 किसकी, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता होती है। क्या होती है, वायु निर्वात की क्या होती है बोलता है, चुंबकशीलता होती है। ठीक है, वायु निर्वात की क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, dB की जो वैल्यू है बेटा, dB इक्वल टू μ0/4 पाई रख देंगे, k के प्लेस में क्या रख देंगे, μ0/4 पाई, ये हो जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, r स्क्वायर है। अब यहां हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लगा सकते हैं बेटा, क्या लिख देंगे हम, टेस्ला, या फिर जो dB है वो हो जाएगा μ0
dB जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई के जगह में हम यहां पुट करेंगे बेटा 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहां लिख देंगे टेस्ला। इस प्रकार से बात समझ में आई आपको? फिर से एक बार देखना बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से हम किसी सरल आकृति, जैसे एक चालक तार है, उसके कारण क्या निकालते हैं, उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। एक चालक तार XY, करंट कितनी फ्लो कराए I, उस चालक तार का एक छोटा सा एलिमेंट लिए, स्मॉल एलिमेंट लिए, अल्पांश लिए बेटा, इसी को हम धारा अवयव भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी थी, DL थी। DL को R से, ठीक है, बिंदु R से, सॉरी DL से R दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, P है, और अल्पांश और बिंदु P के मध्य जो रेखा है बेटा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र dB का मान होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र dB का जो मान होता है वो बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB प्रोपोर्शनल टू I हो गया, ठीक है। अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB प्रोपोर्शनल टू dl हो गया। अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB प्रोपोर्शनल टू हो गया साइन थीटा। अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो dB प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। ये चारों पॉइंट्स को मिलाकर लिखे हमने, dB प्रोपोर्शनल टू हो गया बेटा आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। यहां प्रोपोर्शनल जो है उसको हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, एक अनुपातिक नियतांक लगा देते हैं, के आइडियल साइन थीटा अपॉन r² बोलता है, जहां के एक अनुपातिक नियतांक है जो बिंदु P और अल्पांश के मध्य माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर हम SI पद्धति में लेते हैं तो के की वैल्यू को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रख दिया बेटा, जहां म्यू 0 वायु या निर्वात की क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r², या फिर हम dB इज इक्वल टू रख सकते हैं 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा अपॉन r² टेस्ला। इस तरीके से ये काम हो गया हमारे पास में। अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में नियम बताया बेटा, एक होता है मैक्सवेल का जो नियम है, दक्षिणावर्त कॉक पेच का नियम है, वहां से देख सकते हैं, या फिर हम दाहिने हाथ का जो हमारा हथेली का नियम है वहां से हम देख सकते हैं। तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अगर हम पेपर में देखें, अगर कागज में देखें, तो कागज के तल के करंट का डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड, ऊपर की ओर है, ठीक है। करंट ऊपर की ओर जा रही है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है। तो अगर हम हथेली के नियम से देखेंगे तो चुंबकीय जो क्षेत्र है, ठीक है, इस तरीके से हम रखेंगे बेटा, इस तरीके से हम रखेंगे। देखिए करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये नीचे कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, बात समझ में आ रही है? देखिए इधर इस तरह से रखेंगे, करंट ऊपर जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा, ये कागज के तल के कैसे होगा बेटा, लंबवत नीचे की ओर। जो कागज पर बनाए रहेंगे उसके तल के लंबवत किधर दिखाएगा, नीचे की ओर। तो ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। और क्या है यहां अब, ठीक है। इतना करने के बाद में देखिए कुछ हम स्थिति देख लेते हैं। अभी क्या देखेंगे, अभी हमने बायो-सेवर्ट की नियम से हमने निकाला, क्या निकाला बेटा, हमने देखा बायो-सेवर्ट के नियम से क्या देखा हमने कि dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ये टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, बोलता है विशेष स्थितियां होती हैं। हम वो दोनों की दोनों स्थिति यहाँ देख लेते हैं बेटा, कौन कौन सी विशेष स्थितियां होती है, देखते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए स्थिति 1, ठीक है, कौन कौन से दो केसेस हैं बेटा हमारे पास। स्थिति 1 देखेंगे, केस 1 क्या बोलता है, जब बिंदु P चालक पर स्थित हो, बोलता है कहां स्थित हो, बोलता है चालक पर स्थित हो। जो r दूरी पर रखे थे वो कहां स्थित हो, बोलता है बेटा चालक पर स्थित हो। तो इस स्थिति में थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा, 1
180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो 180 डिग्री हो जाएगी तो साइन 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और जो dB की वैल्यू है बेटा, ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 180 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये dB इज इक्वल टू भी हो जाएगा हमारे पास में 0। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है अगर बिंदु P चालक पर स्थित हो, बोलता है बिंदु P कहाँ हो, बोलता है बेटा चालक पर स्थित हो। बिंदु P जो है वो चालक पर स्थित हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो dB इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू रहेगी वो कैसी वैल्यू हो जाएगी बेटा? वो मिनिमम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वैल्यू? मिनिमम। ओके, अब केस 2 जो दूसरी स्थिति है, केस 2 जब बिंदु P चालक के कैसा हो, बोलता है लंबवत हो। चालक के कैसे हो, बोलता है बेटा लंबवत हो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम? 90 डिग्री। तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये जो dB है, dB इज इक्वल टू वो आ जाएगा बेटा म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, या dB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। आइडियल अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा वैल्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, बोलता है मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर से एक बार देखेंगे क्या क्या चीजें बताएं। केस 1 जब बिंदु P कहां हो, बोलता है चालक पर स्थित होगा तो थीटा की वैल्यू जो अब 0 डिग्री भी रख सकते हैं या 180 डिग्री रखेंगे तो साइन 180 इज इक्वल टू होता है बेटा 0। तो dB इज इक्वल टू हो गया 0, वैल्यू मिनिमम या 0 हो जाती है। जब बिंदु P चालक के लंबवत हो तो थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये साइन 90 1 हो गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर कैसे हो गया बेटा? मैक्सिमम हो गया। ये इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लिए दो अलग अलग स्थितियां निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ देखिए एक छोटा सा और यहां पार्ट में एक छोटी चीज और आती है बेटा। कई बार हमको क्या बोल देता है कि बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से विद्युत धारा का जो क्या होता है, बोलता है मात्रक होता है। उस मात्रक को क्या करो, बोलता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो उस मात्रक एम्पियर को क्या करो, बोलता है परिभाषित करो। तो चलिए हम वो काम भी यहां हम करते हैं बेटा। हम विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमको? विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को किसकी सहायता से? बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से परिभाषित करना है। क्या करना है? की सहायता से परिभाषित करना। ठीक है, तो क्या होता है देखिए बायो-सेवर्ट के नियम में भी हमने देखा बेटा dB इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है टेस्ला। अब यहां देखते जाएंगे हम कुछ वैल्यूज रखते हैं बेटा। क्या रखते हैं? कुछ वैल्यूज रखते हैं। क्या क्या वैल्यू रखें, बोलते हैं यदि, ठीक है, यहां क्या रखेंगे बेटा? यदि dl इज इक्वल टू जो लंबाई है उसको कितना मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। dl को क्या मान लेते हैं बेटा? 1 मीटर मान लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90
तो क्या हो जाएगा हमारे पास में sin 90 इजिकल टू 1, ठीक है। और जो बीच की दूरी है r, उसको भी हम क्या ले लेंगे बेटा 1 मीटर, r को भी क्या मान लेंगे हम 1 मीटर। और जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है dB, उसकी वैल्यू रख लेते हैं बेटा हम 10⁻⁷ टेस्ला। ये बात समझ में आ रही? क्या करेंगे, जो अल्पांश की लंबाई है उसको 1 मीटर, ठीक है, अल्पांश और बिंदु P के मध्य जो कोण बन रहा है उसे हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लंबवत मान के चलते हैं, तो sin 91 हो जाएगा। बीच की दूरी r को 1 मीटर और dB इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए अब, इसलिए dB की वैल्यू ये हमने पुट कर दिया बेटा 10⁻⁷, म्यू नॉट 4 पाई क्या हो गया हमारे पास में, ये भी हो गया 10⁻⁷। I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर रख रहे हैं, सॉरी I को तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, ये I हो जाएगा बेटा, DL 1 हो जाएगा, ये sin 90 कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा बेटा हमारे पास में, और R मतलब 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 10⁻⁷ कैंसिल हो गया, और ये I इजिकल टू क्या बच रहा है हमारे पास में 1, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब क्या बच रहा है बेटा 1 बच रहा है, तो I इजिकल टू क्या हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। I इजिकल टू क्या हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना है बेटा, आपको परिभाषित करना है। तो देखिए कैसे आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, किस प्रकार से इसे आप यहां परिभाषित करेंगे, क्या लिखेंगे। इसकी परिभाषा लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखेंगे, ठीक है, जब किसी धारावाही चालक पर स्थित 1 मीटर लंबे अल्पांश की लंबाई हमने 1 मीटर ले लिया है, तो 1 मीटर लंबे अल्पांश से 1 मीटर लंबवत मतलब थीटा का मान 90 लिए, लंबवत दूरी पर स्थित 1 मीटर लंबवत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर कितना 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगे, तो धारावाही चालक में बहने वाली धारा कितनी एम्पियर, 1 एम्पियर कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार देखेंगे बेटा। क्या बताया हमने आपको, विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर को बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से परिभाषित करना। मैंने लास्ट 3-4 सालों में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है बेटा। बायो-सेवर्ट का नियम देता है, साथ ही साथ बोलता है एम्पियर को, विद्युत धारा के मात्रक को या एम्पियर को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, आप फार्मूला लिखना dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर टेस्ला। फिर यहां जो अल्पांश है, अल्पांश की लंबाई हम 1 मीटर ले लेते हैं, थीटा के वैल्यू को क्या मान लेते हैं बेटा 90, तो sin 90 इक्वल टू 1 हो गया, और r इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं, और dB की वैल्यू को 10⁻⁷ टेस्ला हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो dB इक्वल टू 10⁻⁷ हो गया, म्यू नॉट 4 पाई भी कितना होता है बेटा 10⁻⁷ होता है, ये I dl के जगह 1 sin थीटा sin 90 1 हो गया, बीच की दूरी 1 हो गया, तो I की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाती है। तो हम इसी से हम परिभाषा बनाएंगे। देखिए जो जो चीजें हमने किया वही चीज हमने लिखते गया। जब किसी धारावाही चालक पर स्थित 1 मीटर लंबे अल्पांश की लंबाई को 1 मीटर लिया था, से लंबवत दूरी थीटा इज इक्वल टू 90, तो बिंदु P का से 1 मीटर लंबवत दूरी पर स्थित बिंदु बोलता है, मतलब बिंदु P कहां स्थित है, उसके लंबवत स्थित है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। स्थित किसी बिंदु पर 10⁻⁷ टेस्ला का बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र हो, तो धारावाही चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होता है बेटा 1 एम्पियर होता है। इस तरीके से आप यहां विद्युत धारा को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, या विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को क्या करना, आप परिभाषित करना। ओके, अब
ये हो गया बायो सेवर्ट का नियम। अब एक और जो हमारे पास में यहां टॉपिक है बेटा, क्या बोलता है, बायो सेवर्ट के नियम और किसकी बोलता है, कूलाम की नियम की। स्थिर विद्युत में हमने देखा था कूलाम की नियम की क्या करो बोलता है, तुलना कीजिए, उसमें क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं ये बताइए। तो चलिए अब हम फिर से वही चीज देखते हैं बेटा। अगर मान के चलिए अगर हम वहां क्या निकालते रहते बेटा, हम विद्युत क्षेत्र निकालते रहते। तो अभी हमने बायो सेवर्ट के नियम में देखा कि dB इजिकल टू क्या होता है, फार्मूला लिख देता हूं मैं यहां, म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब वहां अगर कोई आवेश होता, ठीक है, तो आवेश के कारण जो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या जाता है बेटा, डीई, क्या जाता, डीई इजिकल टू, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये आवेश dq, क्या लिख सकते थे हम आवेश को, इस dq अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। dq अपॉन क्या लिख लेंगे बेटा, आर स्क्वायर। हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं d इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन dq अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए इधर ये दोनों क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं दोनों में, ठीक है। तो देखिए ये दोनों का दोनों हमने समीकरण दे दिया है बायो सेवर्ट के नियम के लिए, dB इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कूलाम के नियम के लिए d इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो कुछ समानताएं होती हैं वो पहले बता रहे हैं। इसमें क्या बोलता है बायो सेवर्ट के नियम में, देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखते जाएंगे आप सारे पॉइंट्स को। जो पहला नंबर है, सबसे पहला पॉइंट उसमें बोलता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र दीर्घ पराशी है, बोलता है कैसा होता है, बोलता है दीर्घ पराशी होता है, मतलब बड़ा क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्यों, क्योंकि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है, बोलता है बेटा पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम के नियम में भी वही सेम कंडीशन होती है, इसमें भी विद्युत क्षेत्र जो रहता है वो कैसा होता है, दीर्घ पराशी होता है। और रीजन इसका भी सेम है बेटा, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है, पालन करता है। देखिए दोनों के दोनों फॉर्मूले में 1/r स्क्वायर आया, वहां भी 1/r स्क्वायर आया है, ठीक है। वहां भी कूलाम के नियम में हमने यही चीज देखा था कि जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो क्या होता है, बल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां भी जो बीच की दूरी के वर्ग के क्या हुआ था बेटा, व्युत्क्रमानुपाती हुआ था। तो इस तरीके से ये इसमें पहली समानता होती है बायो सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम में, कि बायो सेवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र दीर्घपराशी होता है क्योंकि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और कूलाम के नियम में विद्युत क्षेत्र दीर्घपराशी होता है क्योंकि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब बायो सेवर्ट के नियम में सेकंड नंबर देखेंगे, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है और इसमें भी सेकंड अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। ये सेकंड रीजन हो गया क्योंकि दोनों में एक ही नियम लागू हो रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो रहा है। अब थर्ड नंबर में बोलता है स्रोत आईडीएल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है, बोलता है आईडीएल, ठीक है, आईडीएल में, ठीक है, एक लंबे सीधे चालक तार के कारण लेते हैं, इसीलिए क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रैखिक हो जाता है। और स्रोत डीक्यू में स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, बोलता है बेटा रैखिक होता है। ये दोनों में विद्युत, यहां चुंबकीय क्षेत्र रैखिक, वहां विद्युत क्षेत्र रैखिक, ये एक और समानता हो गई। अब इन समानताओं के साथ साथ कुछ असमानताएं भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में बोलता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत आइडियल द्वारा उत्पन्न होता है, बोलता है करंट फ्लो होने के कारण से। बायो सेवर्ट के नियम में हमने देखा है करंट फ्लो होने के कारण से क्या उत्पन्न हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हुआ था। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत आइडियल द्वारा उत्पन्न होता है, और इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र जो रहता है वो अदिश स्रोत बोलता है। अदिश क्या है, जो चार्ज है वो अदिश है। तो यहां करंट सदिश था बेटा, तो इसीलिए बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश स्रोत, मतलब विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा के बहने के कारण से। और विद्युत जो क्षेत्र था वो एक अदिश स्रोत, मतलब चार्ज के कारण से उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों में अंतर है, करेक्ट हुआ। फिर से एक बार सुनिएगा, सबसे पहली असमानता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट की बात है, ध्यान से सुनना। क्या बताया गया कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश स्रोत, सदिश स्रोत क्या हुआ, विद्युत धारा हुआ, तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न हुआ। और स्थिर विद्युत क्षेत्र में अदिश स्रोत से विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है कूलाम के नियम में, किसके द्वारा, डीक्यू के कारण से, क्योंकि चार्ज जो रहता है वो अदिश राशि होता है। तो जहां सदिश विद्युत धारा के कारण निर्माण हुआ वो चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत के द्वारा निर्माण हुआ लिखे, और जब चार्ज के द्वारा निर्माण हुआ तो हमने अदिश क्षेत्र के कारण निर्माण हुआ लिखा। तो ये अंतर होती है। अब सेकंड पॉइंट, इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन वेक्टर आर और धारा अवयव
आइडियल दोनों के तलों के लंबवत होता है बोलता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो सदिश विस्थापन वेक्टर आर और धारा अवयव दोनों के तलों के लंबवत होता है, और इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र स्रोत प्रेक्षण बिंदु P से मिलाने वाली विस्थापन सदिश के क्या होता है बोलता है, अनुदिश होता है। जो विस्थापन सदिश होता है उसके अनुदिश होता है, मतलब उसके पैरेलल होता है, और यहां क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है। थर्ड नियम, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण साइन थीटा पर निर्भर करता है। हमने पढ़ा है dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इस नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो साइन थीटा पर डिपेंड करता है, जहां थीटा क्या है, आर और आइडियल के मध्य कोण है। बिंदु आर मतलब उस बिंदु को जहां हमने चुंबकीय क्षेत्र देखा उसको अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के मध्य बना हुआ कोण था। तो ये चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कोण थीटा पर डिपेंडेंट है। dV प्रोपोर्शनल टू क्या आया था हमारे पास में बेटा, dV जो था वो प्रोपोर्शनल आया था किसके, साइन थीटा के। ठीक है। इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कोण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में कोई भी कोण नहीं आता है। तो इस तरीके से हम कुछ समानताएं और असमानताएं देख सकते हैं। ठीक है। कुछ समानताएं हैं कूलाम का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम में, और कुछ असमानताएं भी है। तो ये हो गई बायो-सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम की तुलना। ओके। अब आज का क्लास हम यहां खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपको। अब हम बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चालकों के कारण क्या निकालेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अलग अलग आकृति के चालकों के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालकर आपको दिखाएंगे। तो फिर से एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में, ताकि हम बहुत ही अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहें। तो चलिए बेटा आज के लिए बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।